कल से पहले से ही लगा लेना हम लोग ना। चलो हो गया। तो हम पढ़ रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। हमने चीजों को ऊपर जाते हुए देखा होगा। कुछ चीजें जब ऊपर फेंकी जाती हैं, ऊपर फेंकने के बाद वो क्या होता है, एक सर्टेन हाइट तक जाती है वो और नीचे आती है। जैसे देखना, ये जब मैंने इसे ऊपर फेंका तो ये एक पर्टिकुलर हाइट तक गई, जाके वापस लौटी। इसका मतलब ये था कि जब ये ऊपर जा रही थी मैंने इसे ठीक ठाक वेलोसिटी दी थी। क्या दिया था? ठीक ठाक वेलोसिटी दी थी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u। मैंने u दिया था इसे, तो धीरे 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 क्या हुआ, u जीरो हो गया। मतलब स्पीड क्या होगी इसकी, फाइनली स्पीड इसकी जीरो हो गई। कितनी हो गई? जीरो। जब ये जीरो हो गई तो ये फर्दर ऊंचा नहीं जा सकता। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो। अच्छा, स्पीड जीरो होने की वजह ये है कि इस पर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है नीचे की तरफ। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। और उस तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी होगा। तो अब नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन है और स्पीड किधर है इसकी? ऊपर। तो जब भी कभी ऐसा होता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट होते हैं, एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या डिसिलरेशन। तो यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है, बल्कि वो क्या है? रिटार्डेशन। और उस रिटार्डेशन की वजह से, ध्यान से देखना, इसकी स्पीड लगातार घट रही है, घट के जीरो हो गई। हम सिर्फ अभी इतना सीन समझेंगे जब ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। कहां तक? जब ये मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। ऊपर से नीचे आने का हमें सोचना नहीं है अभी। अभी सिर्फ इतनी जर्नी समझो इसकी, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो तुम गति के समीकरणों को फिर कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? देखना, v कितना हो जाएगा भाई? जीरो। v कितना हो जाएगा? जीरो बराबर u से हमने फेंका था प्लस a की जगह माइनस जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस जी। और तुम्हें पता है पृथ्वी की सतह के आसपास का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है लगभग नियत होता है। कैसा होता है? लगभग नियत होता है। हालांकि ये वेरी करता है। वेरी करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझेंगे उन चीजों को। फिलहाल हम इतना मान के चलेंगे कि अर्थ के आसपास का जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट। ऐसा है। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट? क्लियर है? अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम गति के तीनों समीकरण लगा सकते हैं। v बराबर u प्लस एटी, या s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तीनों समीकरण हम यहाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा है यहाँ पे? नियत। नियत मतलब कांस्टेंट। समझ आ रही बात? अगर त्वरण नियत है तो हम गति के तीनों समीकरण लगा सकते हैं। तो हमने ये वाला लिखा इंटू टी। तो यहां से पहली बात आ गई। दूसरा समीकरण क्या होता था हमारे पास? दूसरा होता था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब बताओ, s की जगह हमने h लिखा। h का मतलब द हाइट अटेन्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल। जिस इसे मैंने जब फेंका है तो इसने जो हाइट अटेन करी है उसे क्या बोल रहा हूं मैं? h। तो यही तो विस्थापन हुआ, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट है h बराबर u टी। मान लेते टी टाइम लगा ऊपर जाने में। कितना टाइम लगा? टी प्लस हाफ। ए की जगह क्या लिखोगे भाई? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सही है? एक और बात लिख सकते हैं हम। तीसरी वाली इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब बेटा v कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही रहेगा। बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह क्या लिखोगे? माइनस जी। और s की जगह h। ये माइनस हो जाएगा तो ये मिलेगा तुम्हें यू स्क्वायर माइनस 2gh बराबर कितना है? जीरो। तो 2gh बराबर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर। तो h बराबर कितना मिलेगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमने हाइट निकाल ली। कौन सी हाइट? द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अगर हमें पता है कि हमने स्पीड से इतनी दी है, कितनी दी है? u दी है, तो हम h निकाल सकते हैं यहां से। बताओ। तो चलो एक छोटा सा सवाल है तुम्हारे लिए। u की वैल्यू है 19.6। कितनी है?
19.6 मीटर पर सेकेंड है यू की यू, मतलब मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को या कोई बॉल है मेरे पास, उस बॉल को मैंने 19.6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया है, राइट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसी के साथ एक तुम्हें न्यूमेरिकल दे रहे हैं, अभी इन पे वापस आना है मुझे, ठीक है। फिलहाल इस सवाल को करते हैं। A ball is projected with speed 19.6 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई द बॉल विल राइज, हाउ हाई द बॉल विल राइज। हिंदी में लिख दें क्या इस बात को, हिंदी में समझ लो, एक गेंद को 19.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर होता है, अधर का मतलब नीचे होता है, तो ये वाली लाइन जो होती है इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंका गया है, वह कितनी ऊंची जाएगी, वह कितनी ऊंची जाएगी। ओके, मेरे ख्याल से हो गया होगा अब तक। वैल्यू जी की कितनी लेनी है तुम्हें, 9.8, कितनी लेनी है तो बताओ। h बराबर क्या लगाया होगा तुमने, u स्क्वायर अपॉन 2g। क्या कोई आंसर तक पहुंचा अभी, एनीवन बताओ, अरे बताओ, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, करो ना, तो बैठे क्यों, कितना आया बेटा, बन कैसे आ जाएगा, बन कैसे आ जाएगा, यू स्क्वायर है ना, सिर्फ यू नहीं है। एनीवन एल्स, 19.6। ओके, कुछ लोगों का आ गया, कितने लोग निकाल चुके हैं, 6-7 लोग हैं, बाकी क्या करना है भैया। तभी कहा जाता है 6, 7, 8 में गणित लगाना चाहिए। वो गणित अगर लगा के आओगे तो हाँ, पढ़ी नहीं, क्या किया जा सकता है। अरे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था घर से बाहर ना जाने के लिए, ना पढ़ने के लिए थोड़ी लगा था, स्कूल नहीं गए ये कहो। h बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सेल्फ स्टडी नाम की चीज भी तो होती है कुछ, u कितना है 19.6, उसका क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, सही है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 19.6, इससे एक बार ये कट जाएगा तो h आएगा 19.6 मीटर, ठीक है। तो अगर हमने किसी वस्तु को 19.6 मीटर की प्रारंभिक चाल से उसे फेंक दिया है ऊपर की तरफ, किधर फेंक दिया है, तो वो कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी सवाल में एक और बात आगे ऐड करो, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, लिख लोगे, कर लोगे ना आप तो, या अभी भी डाउट है, हाँ आगे लिखो, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब पिछले ही सवाल में, इन प्रीवियस प्रॉब्लम हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच एट how much time it will take to reach at highest point, at highest point, मतलब ये अपने महत्तम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लेगा। लिख लो, पिछले सवाल में
गेंद महत्तम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लेगी? पिछले सवाल का डेटा तुम्हें यही इस्तेमाल करना है ना, जो डेटा पिछले सवाल में था यही डेटा इस्तेमाल करना है। और तुम्हें क्या बताना है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब कितना टाइम इसे लगेगा कहां तक जाने में? मैक्सिमम हाइट तक जाने में। हिंदी में लिखो, हिंदी में तो बोला था अभी। महत्तम ऊंचाई तक जाने में यह, महत्तम ऊंचाई तक जाने में यह कितना समय लेगी या लेगा, जो भी है। तो देखो बेटा, v बराबर क्या होता है? u प्लस 80 होता है कि नहीं? अब v कितना होगा? 0। u कितना था? 19.6। एक की जगह क्या लिखोगे? माइनस का g, जी की वैल्यू रख दी हमने सीधे सीधे, एक की जगह माइनस जी लिखा हमने, इंटू टी। तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, 9.8 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19.6। तो टी बराबर हो जाएगा बेटा 19.6 बटे 9.8। इसे जब तुम काटोगे तो ये 2 सेकेंड आएगा, है ना। तो उस बॉल को मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। ठीक है, अब तुम बताओ, अगर इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका है तो ऊपर जाने में अगर उसने 2 सेकेंड लिए तो नीचे आने में भी इसका एक्सेलरेशन कितना है? जी ही है, सेम है। तो नीचे आने का टाइम भी कितना लगेगा? सेम लगेगा ना, बोलो। तो नीचे आने का टाइम भी कितना लगेगा? 2 सेकेंड। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए बॉल कितनी देर तक हवा में रही, कितनी देर तक रही बताओ? अरे 2 सेकेंड तक तो जाने में रही, 2 सेकेंड आने में रही, तो कितनी देर तक हवा में रही? 4 सेकेंड तक, है ना। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब उड़ान का समय। क्या बोला जा सकता है इन चीजों को? उड्डयन काल या उड़ान का समय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वो टाइम जितनी देर वो गेंद जमीन से ऊपर रही। कहाँ रही? जहां से फेंकी गई वहां से ऊपर रही, मतलब वो है फ्लाइंग टाइम उसका, कितनी देर तक वो उड़ती रही। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 4 सेकेंड। ओके। अब एक और बात, हाँ, जितना समय से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने अगर इसे u स्पीड से फेंका था, कितने से फेंका था? तो जब ये मेरे हाथ में वापस आएगी तो इसकी स्पीड u ही होगी। कितनी होगी? लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी फेंकते समय कितनी थी? u, बोलो। और गिरते समय कितनी होगी? माइनस u। कितनी होगी? स्पीड सेम है, स्पीड सेम होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे वेलोसिटी वेक्टर होती है और स्पीड होती है स्केलर, पता है ना ये बात तुम्हें। हिंदी में बात कर ले तो चाल अदिश होती है और वेग होता है सदिश। और वेग अगर सदिश है तो ऊपर फेंक रहे हो जब तुम इसे, ध्यान से देखना इसे दोबारा से, जब हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं तो इसकी स्पीड ऊपर है? नहीं, स्पीड किधर भी हो सकती है, वेलोसिटी इसके ऊपर है। किधर है? वेलोसिटी ऊपर है। तो अभी इसे क्या बोल रहे हैं हम? u। लेकिन जब ये वापस हाथ में आएगी मेरे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। ओके, क्लियर है। तो वेलोसिटी का अंतर कितना होगा? अगर वेलोसिटी का अंतर बोला जाए तो v ऊपर था और फिर बाद में कितना हो गया? माइनस v। सारी बात समझ। लेकिन स्पीड की बात करें तो u स्पीड से फेंका था, u स्पीड से ही गिरेगा। बल्कि एक और अच्छी बात बताएं, किसी भी लेवल पे, इस लेवल पे मान लो, इस लेवल पे अगर ऊपर की स्पीड u है तो नीचे की स्पीड जब ये गिरेगी तो नीचे यहाँ पे कितनी होगी? मान लो ऊपर की v है तो नीचे कितनी होगी? v। स्पीड की बात कर रहा हूं ना, अभी वेलोसिटी की बात करूंगा तो ऊपर v है तो नीचे कितनी होगी? माइनस v, है ना। किसी भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जब तक ये मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाएगी, और मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्लियर है। तो कुछ नोट वाली बातें लिखो, नोट करके ये 3-4 बातें लिखो। The velocity at the highest point of projectile is
0. The velocity at the highest point of the projectile, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फेंकी गई चीज, है ना, इज 0. ओके, हिंदी में लिखो इसे, महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर फेंकी गई वस्तु का वेग 0 होगा, ऐसे लिखो, फेंकी गई वस्तु का वेग 0 होगा। महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर फेंकी गई वस्तु का वेग 0 होगा। क्या ये क्लियर है ना? एक और पॉइंट लिखिए, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होगा, लिख लो ये, टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल, या आर इक्वल, सॉरी इज नहीं, टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल आर इक्वल। क्लियर है? जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ राइज का मतलब क्या है? ऊपर उठने का समय, और टाइम ऑफ फॉल का मतलब क्या है? नीचे गिरने का समय, राइट? और ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। क्लियर है? क्लियर है? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, speed of projection and the speed when it returns back at the point of projection, at the point of projection are same. ओके, क्या लिखा तुमने? बोलना एक बार। किसने नहीं लिख पाया? आसपास से देख लो बेटा, है कोई रह गया था? कौन है? लिख लिया अभी? हाँ, हो गया। तो हाँ, हिंदी में लिख लो ये बात, हिंदी में लिख लो ये बात, किसी वस्तु को जितने वेग से फेंका जाता है वो उसी वेग से वापस नहीं, वेग नहीं, चाल, जितने वेग से फेंका जाता है वह उसी चाल से वापस लौटती है। अब चाल समान है, लेकिन अगर हम वेग की बात करेंगे तो वेग कैसा होगा? वेग नेगेटिव होगा, है ना? वेग मतलब दिशा उनकी पलट जाती है। तो वेग के बारे में तुम समझ सकते हो, अगर फेंक रहे हैं तो वेग किधर है? ऊपर। जब ये हिट करेगा वापस तब वेग किधर होगा? नीचे। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? तो इसमें दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से? एक था मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या थी? u स्क्वायर अपॉन 2g, इसे हम बोलेंगे महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। ठीक, एक और बात हम याद रखेंगे इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो हिंदी में बोलेंगे हम इसे उड़ान का समय। कुछ बुक्स में ये बात उड्डयन काल के नाम से भी लिखे होते हैं, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u अपॉन जी। कितना होगा? अभी तुमने देखा टाइम कितना आया था? टाइम आया था u अपॉन जी, देखो ध्यान से, टाइम कितना आया था? ये u अपॉन जी। अब u अपॉन जी कौन सा टाइम है? ऊपर जाने का। कौन सा है? जाना नहीं है अभी से। u अपॉन जी कौन सा टाइम है? ऊपर जाने का। और फिर वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? u अपॉन जी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताओ? दोगुना हो जाएगा ना इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने इसका डबल लिखा है, 2u अपॉन जी। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले वापस से नोट कर लो। अब देखो, हमने सिर्फ ऊपर तक जाने की बात करी थी, नीचे आने की बात अपने आप सारी हो ही गई है, लगभग हो गई है ना? थोड़ा स्पीड में हो गया, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ तो ऐसा। अब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराएंगे, ठीक? ऊपर से नीचे जब गिराएंगे
तो क्या होगा देखते हैं। देखो अभी हम बात कर रहे थे नीचे से ऊपर फेंकी गई चीजों के बारे में, है ना। कई बार ऐसा होता है ऊपर से चीजें गिराते हैं या फेंकते हैं। पहले हम बात करेंगे गिराने की, फेंकेंगे बाद में, ठीक। तो हम इसे नाम देंगे, नाम क्या नाम होता है इसका, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त रूप से गिरना। क्या होता है? मुक्त रूप से गिरना, ठीक है। ओके, कई बार ये चीज फील होगी फ्री फॉल। तो जैसे मान लो कोई वस्तु है, ये एक निश्चित ऊंचाई पे रखी थी। कहाँ रखी थी? ये एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग के ऊपर रखी थी। मैंने इसे यहां लाके ऐसे छोड़ दिया। जब मैंने इसे यहां लाके छोड़ा तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0। जब ये जमीन को हिट करेगी तब तक ये कितनी हाइट चल चुकी होगी? h। कितनी चल चुकी होगी? और जमीन को जब हिट करेगी तब इसकी स्पीड होगी v। कितनी होगी? v। अब इसका वेग किधर किधर रहा है? नीचे। बोलो। और त्वरण भी किधर लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण हमेशा किधर लगता है? नीचे। किधर लगता है? नीचे। तो अब बताओ इस बार त्वरण त्वरण होगा या मंदन होगा? नहीं होगा मंदन। मंदन क्यों होगा? मंदन तब होगा जब वो वेग की विपरीत दिशा में होगा। त्वरण को मंदन कब कहा जाएगा? जब वो वेग की विपरीत दिशा में होगा, वेग का विरोध कर रहा होगा। जैसे यहां ये वेग का विरोध कर रहा है, उसने लगातार वेग को कितना कर दिया है? 0। बाद में इसने वेग को बढ़ाया है, ठीक। यहां चलो मैं एक और प्रॉब्लम पूछता हूं, इसे अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां समझना इस बात को, जब ये ऊपर जा रही तो गुरुत्वीय त्वरण किधर है? नीचे है ना। वस्तु किधर जा रही है? ऊपर। वेग किधर है? ऊपर, मतलब वेलोसिटी ऊपर है और एक्सीलरेशन नीचे। तो एक्सीलरेशन को क्या बोलोगे? रिटार्डेशन। क्या बोलोगे? समझ आ रही बात? और फिर जब वो वापस नीचे आएगी तो अब इसकी वेलोसिटी देखो, 0 थी ऊपर, ऊपर 0 थी और नीचे लगातार ये बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? एक्सीलरेशन। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रही है तो रिटार्डेशन है जी। जी क्या है? और जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तब वही जी क्या है? एक्सीलरेशन। तो रिटार्डेशन एक्सीलरेशन को बस इस बात से याद रखेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है ना, तो वो एक्सीलरेशन ही है। और वेलोसिटी की मतलब पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कंसीडर करोगे तुम? रिटार्डेशन। आई होप आप समझ में आ गया होगा, है ना। अभी जब हम इसे नीचे ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ये है जैसे मान लो कि वस्तु है, ठीक। ये h हाइट है, ओके। हमने इसे यहां से गिराया। अब हमने जब यहां से गिराया तो अभी इसका वेग कितना था? यहाँ 0, राइट। और ये जमीन तक गिरा, जमीन तक गया, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन था, राइट। उसकी वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ती गई। तो यहां जी क्या होगा? रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन? अगर एक्सीलरेशन होगा तो किस साइन के साथ लिया जाएगा? पॉजिटिव साइन के साथ। बस यही बात थी। 3 इक्वेशन होती है अपने पास। v बोलेंगे जरा, बताओ बताओ बताओ। v बराबर, दूसरी, तीसरी। चलो अब इन्हीं 3 इक्वेशंस में हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। तो v क्या है जो जमीन पे हिट करेगा? u कितना है? 0 प्लस एक ही जगह क्या लिखोगे? g। ये पहली इक्वेशन होगी। बताओ दूसरी इक्वेशन क्या होगी? s की जगह क्या लिखोगे तुम? h 0 इंटू टी प्लस हाफ। आर यू विथ मी? चल रहा है सही? तीसरी बात क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू तो 0 हो जाएगा। हाँ, मतलब तुम सच में मेरे साथ हो। 2gh। तो यहां से हमें v मिल जाएगा। v कितना मिलेगा? अंडर रूट 2gh। तो ये वेलोसिटी है जब ये जमीन को हिट करेगा, है ना। क्लियर है? सेकंड वाली इक्वेशन उठाओ। सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं? सो लेट मी शिफ्ट दिस। ओके, हाँ, सेकंड वाली इक्वेशन है h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। तो ये क्या हो जाएगा? 2h अपॉन जी इक्वल टू
टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज नथिंग बट टाइम ऑफ फॉल। क्या है, मुक्त पतन का समय, मुक्त पतन का समय। और ये क्या है, वो वेग जब ये जमीन को हिट करेगा। ये है वेलोसिटी व्हेन इट, वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, इस बात को, वह वेग जब पिंड जमीन को या जमीन से टकराएगा। अरे ठीक है, मिटते रहोगे क्या, जमीन से, बोलो। इस वाली बात से हमें ये दो बातें निकल के आती हैं हमारे लिए, ठीक। तो जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें एक डेटा दूं, अभी मैं तुम्हें एक सवाल दूं, मैंने अभी अभी इसे गिराया था ऊपर, समझिए क्या हुआ, हाँ, मुंह धुला अगर नींद आ रही है तो। ये मान लो मैंने 2 मीटर ऊपर से गिराया, कितने से गिराया, 2 मीटर से। तो हम ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एच हमें पता है, तो हम वेग निकाल लेंगे जब ये जमीन को हिट करेगा, निकाल लेंगे। अब कोई मुझसे सवाल नहीं पूछता, मैंने दिक्कत ही है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसे वेलोसिटी लिखा है, और वेलोसिटी के बिना डायरेक्शन के हो सकती है, डायरेक्शन पूछनी चाहिए, या तुम्हें पता हो, बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी जब ये जमीन को हिट करेगी, ऊपर से नीचे की ओर, है ना। तो डायरेक्शन इतनी अंडरस्टूड है, इतनी ऑब्वियस है, इसलिए हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन किधर है इसकी, जब ये हिट करेगी जमीन को, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सिर्फ नीचे बोलना काफी नहीं होता, ठीक है, क्या बोलोगे, ऊर्ध्वाधर नीचे, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है। और टाइम ऑफ फॉल भी निकाल सकते हो तुम यहाँ से, h की वैल्यू इसमें डालो, इसमें h की वैल्यू तुमने कितनी रखी, 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन जी की वैल्यू लगभग 10 ले लो, तो 4 अपॉन 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से बात आ गई होगी समझ में, है ना। अभी ये 2 मीटर है, अगर मैं इसे 5 मीटर से गिराऊं, कितने से गिराऊं, और जी की वैल्यू हम 10 ले लें सपोज, अरे कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है, होती नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना, जी की वैल्यू 10 कहीं नहीं होती, जी की वैल्यू 9.8 होती है ना, वो भी मैक्सिमम है। यहां अगर हम बात करें ना जी की वैल्यू, तो 9.8 से भी कम है, बल्कि पूरी धरती पर 9.8 से कम ही होती है ये वैल्यू। 9.8 होती है केवल पोल्स पे, कहां पे, पोल पे, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, तो पोलर रीजन में ये चीजें होती है, ये 9.8 होती है, अदरवाइज ये हमेशा कम होती है। अब किन किन फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, मैं बाद में बात करूंगा, कब बात करूंगा, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ओके, क्लियर है। तो 10 बस कैलकुलेशन के लिए लेनी है, किस पर्पज से लेनी है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से लेनी है, और वो भी तब जब हमें न्यूमेरिकल में कहा जाएगा कि जी की वैल्यू तुम 10 ले सकते हो, अदरवाइज कितनी लेनी है, 9.8। क्लियर है। तो अभी मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जी की वैल्यू 10 ले सकते हो इस सवाल के लिए, राइट, और मैंने इसे 5 मीटर की हाइट से फेंका, कितने मीटर से, 5 मीटर से जब फेंका, तो ये कितना टाइम लेगा जमीन तक पहुंचने में, बताओ, 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ 5, 5 दूनी 10, 10/10 कितना हो जाएगा, एक का वर्गमूल कितना आएगा, 1, तो 1 सेकेंड लगेगा उसे, आ रही बात समझ। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जब वो जमीन को हिट करेगा तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, उसकी स्पीड क्या रही होगी जब वो जमीन को हिट करेगा, तो स्पीड क्या निकालो, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, रखो इसमें वैल्यू, 10, 5, 50, 50 दूनी 100, 100 का वर्गमूल, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जमीन को हिट करेगा। आई होप समझ आ गई होगी बात, है ना। तो सवाल लिख लो एक, a body is dropped, a body is dropped from a height, a body is dropped from a height
5 meter, 5 meter. How long it will take to hit the ground? How long it will take to hit the ground? Also find at what velocity when it reaches ground, when it reaches ground. हिंदी में लिखेंगे यही बात। एक पिंड को 5 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। एक पिंड को 5 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। वह जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगी? वह जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगी? ठीक, जी की वैल्यू 10 लेनी है। ठीक, जी बराबर 10 लिख लो, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगी? यह भी बताओ कि जब वह जमीन पर पहुंचेगी तो उसका वेग कितना होगा? जब वह जमीन पर पहुंचेगी तो उसका वेग कितना होगा? कोई बताना चाह रहा है क्या? वेग कितना होगा? 10, समय 1 सेकेंड। क्या बात है, क्या बात है, तुमने कौन सा सॉल्व कर लिया? मैंने करवाया था ये तो अभी। है होशियार बन रहा हो। अभी अभी तो बताया मैंने। मैं सोच रहा हूँ सॉल्व कर लिया तुमने इतनी जल्दी। हाँ, क्यों? चलो कोई बात नहीं, तुमने कैच किया, यही काफी है। नोट करो, सॉल्व कर लोगे इससे, है ना? फॉर्मूले तुम्हारे सामने रखे हैं, टाइम ऑफ फॉल ये रखा है, वो तुमसे पूछा है, और तुमसे क्या पूछा है? जब वो जमीन को हिट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? ये दो बातें पूछी थी। हटाने से अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल कहां से उठाएंगे? एनसीईआरटी से। कौन सी है? 103? हाँ या 2? लग तो नहीं रहा है। कहाँ थे? हाँ, ये बात तो ध्यान रखना, हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया था। ठीक है, निगलेक्ट माना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा हाँ, एक और बहुत पॉपुलर सवाल था, पहले हम उसके थ्रू चलते हैं तब बात करते हैं। हाँ, एक सवाल है कि क्या होगा जब वस्तु ऊपर जा रही है, ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण किधर होगा? नीचे, है ना? वेग किधर होगा? ऊपर। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तब गुरुत्वाकर्षण किधर होगा? वेग कितना होगा? 0। वेग 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? कितना होगा और क्या होगा? हाँ हाँ, ये सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है। जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे है तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा, वेलोसिटी तो 0 होगी, श्योर है, डैम श्योर, वेलोसिटी 0 होगी। एक्सीलरेशन कितना होगा? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, जब ये नीचे आएगा तब एक्सीलरेशन किधर होगा? वेलोसिटी किधर होगी? हाईएस्ट पॉइंट वाले पे बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाँ, 9.8 ही होगा।
हाँ वही होगा, ठीक है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी बदल जाएगा भाई, है ना, वहां वेलोसिटी जीरो हो गई है, वेलोसिटी को जीरो कर कौन रहा है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा है ना, जो उस पर लगातार लगेगा, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो वहां रुक जाए, चाहे वो नीचे आए, हर टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, जैसे हमने पिछला सवाल किया था, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, हम एनसीईआरटी के सवालों पे आएंगे वापस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, पहला सवाल बताओ, पहला सवाल क्या था, वो जब हमने वस्तु को ऊपर फेंका था वो वाला, ठीक, तो उसके लिए तुम्हें प्लॉट करना है, ये x है और ये t है, x बोले तो डिस्प्लेसमेंट या t बोले तो टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तुम्हें, विस्थापन समय ग्राफ प्लॉट करना है। तो t बराबर 0 पर वो कहां था, 0 पर कहां था, 0 पर, फिर 4 सेकेंड तक, 4 सेकेंड बाद कहां हो गया था, वो कहां पहुंच गया था, नीचे, अरे नहीं रे, पिछला वाला करवा रहा हूं मैं, जिसमें मैंने नीचे से ऊपर चीज फेंकी थी 19.6 मीटर पर सेकंड से, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उस वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं। क्या बेटा, अच्छा 2 सेकंड में ऊपर गया था, ओके, तो ये 2 सेकंड हो गए, और ये हो गए कितने, 4, तो 2 सेकंड में कितना ऊपर गया था, 19.6, तो इसका जो ग्राफ आएगा, देखना, इसके लिए जब तुम गति का समीकरण लिखोगे तो तुमने समीकरण क्या लिखा था, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखा था ना, तो x देखो किसके प्रोपोर्शन में है, टी स्क्वायर के, किसके प्रोपोर्शन में है, और कल मैंने तुम्हें बताया था y अगर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनता था, तो ये देखो x किसके प्रोपोर्शन में है, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर के, मतलब यहाँ y लिखते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे हम x, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने तुम्हें बताया था ना, बोलो, पैराबोला आएगा, क्या आएगा, पैराबोला, परवलय आएगा, तो परवलय किस तरह की परवलय, इस तरह की, ठीक है, और फिर जब ये यहां से यहां आएगा तो ये सीन होगा, ये ग्राफ होगा इसका, ठीक है, क्लियर है। 2 सेकेंड तक इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 19.6, अगले 2 सेकेंड में इसकी हाइट वापस कितनी हो जाएगी, 0, जहां से फेंका था वहीं आ गया, क्लियर है। तो जहां पे ये तुमने सवाल लिखा था वहां अगर थोड़ी बहुत जगह हो तो उसे बना लो, हालांकि मैंने पूछा नहीं था वहां पे तुमसे कि एक्स टी ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है या वीटी ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है, चलो इसी के लिए वीटी ग्राफ प्लॉट करते हैं, वीटी बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ये है v और ये है t, t की कहानी साफ है, 2 और 4 पे, बोलो 2 और 4, बोलो, जब हमने इसे फेंका था तब इसके पास एक अच्छी खासी स्पीड थी, अच्छी खासी वेलोसिटी थी, और वो वेलोसिटी फिर लगातार कम हुई, कितनी स्पीड से फेंका था मैंने इसे, 19.6 मीटर पर सेकंड से, ये मीटर में होगा, ठीक, और ये सेकंड में होगा, 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका था मैंने, बताओ t बराबर 0 पर इसका वेग कितना था, 19.6 मीटर पर सेकंड, और t बराबर 2 पे कितना हो गया, 2 सेकेंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 0, 2 सेकेंड बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था ना अपनी, ओके, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई वहां, 0, तो वेलोसिटी अगर इसकी 0 हो गई, और एक बार v बराबर क्या इक्वेशन लिखोगे तुम, u प्लस एटी लिखोगे ना, बोलो, ये किसका समीकरण है, ये y बराबर mx प्लस c टाइप का रिलेशन है, मतलब एक सरल रेखा का समीकरण है, किसका है, तो ये इस तरह से यहां आएगा, और इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी, नेगेटिव में बढ़ना शुरू होगी, और नेगेटिव में कितनी हो जाएगी, 4 पर -e19 समझ गए। तो ये पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, और तुम देखो इसका स्लोप लगातार कांस्टेंट है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमने क्या माना था, माना क्या था, होता भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। आई होप समझ आ रही होगी ये बात, है ना। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम इसमें वेलोसिटी की जगह स्पीड कर देते, क्या कर देते, स्पीड, तो तुम्हें याद होगा कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्या होती है, नेगेटिव। स्पीड वाला ग्राफ अगर होता, तो मैं उसका कलर चेंज करके लिख रहा हूं, ये रेड वाला स्पीड का है, ठीक। स्पीड वाला ग्राफ इस तरह से बनता, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी होती, उतनी होती 9, मतलब समझ तो गई होगे तुम, है ना। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए है, स्पीड वर्सेस टाइम। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि स्पीड कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड लगातार घट रही है, घटते घटते कितनी हो गई, 0। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन तो हमें माइंड ही नहीं करनी, डायरेक्शन का तो हमें, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करनी कोई। हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। बोलो, क्लियर है। तो अगर इसके लिए तुमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछेंगे तो ये ग्रीन वाली लाइन है, और अगर तुमसे वो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछेंगे तो कौन सी लाइन है, ये वाली। चाहो तो अलग से बना लेना इसे, स्पीड वर्सेस टाइम, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। नहीं, मैं पेन का कलर बदल देता हूं, जो था वही, कौन सा था, ग्रीन। हाँ, ये वाला कौन सा है बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तुम चाहो तो इसके लिए स्पीड वर्सेस टाइम भी प्लॉट कर सकते हो, स्पीड वर्सेस टाइम भी प्लॉट कर सकते हैं। स्पीड वर्सेस टाइम कौन सा होगा, ये वाला, रेड वाला। क्या समझ में आ रहा है ये सब, हाँ। अगर तुम ये ग्राफ प्लॉट करते रहोगे ना तो क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट सारे। अच्छा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी प्लॉट कर लेते हैं, क्या है, बचा ही क्या है इसमें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम क्या होगा, छोटा कर दो इसे, दिख रहा है सभी को। हाँ, अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम की। सॉरी, मुझे और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अभी वापस बड़ा कर देंगे, कोई नहीं, अभी बड़ा कर देंगे। देखो, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा कितनी रही है इसमें, माइनस का कितना रही है, 9.8। तो क्या टाइम के साथ ये बदलेगी, टाइम के साथ बदल रही है क्या, ये नहीं बदल रही ना, टाइम के साथ कैसी है, कांस्टेंट। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना रहेगा, चाहे तुम t बराबर 0 पे देखो, चाहे t बराबर 2 पर देखो, चाहे t बराबर 4 पर देखो। ओके, तो क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने बोली थी उसके लिए यही तीनों ग्राफ बनाने, हाँ, कर सकता हूं, ठीक है। वो काम तुम्हें करना है, और तुम्हें क्या करना है, वो काम के अलावा तुम्हें एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सभी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, एक गैलीलियो रेशियो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या tth सेकेंड, वो वाला कॉन्सेप्ट बचा है, और मेरे ख्याल से और ज्यादा कुछ नहीं बचा। तुम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी अगर देखोगे तो जितने सवाल तुम्हें आ जाए, मेरे ख्याल से 6-7 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, है ना। 6 के बाद अब तुम्हें कुछ आ जाएंगे और, तो अटेम्प्ट जरूर करो उन्हें, अटेम्प्ट करके आओ, कल पूछो, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं।